हेलो गाइस, इस वीडियो में पढ़ने वाले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। यानी प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये एनसीईआरटी में हम पढ़ेंगे। टोटल एनसीईआरटी बेस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एंड वर्ड टू वर्ड, यानी एक एक शब्द की मीनिंग आपको बताएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए गए हैं जो को हमको पढ़ने होते हैं। सबसे पहला आता है फ्लोरल ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। दूसरा पार्ट आता है द प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। एक होता है मेल गैमिट जो कि फिलामेंटस होता है, एक होता है फीमेल गैमिट जो कि नॉन फिलामेंटस होता है। जब इन दोनों से फ्यूज़न होगा गैमिट जो बनता है, जो बनता है जाइगोट, यानी दोनों का फ्यूज़न होगा फिर जाइगोट बनेगा। तो जो फ्यूज़न हुआ ना, तो फ्यूज़न होने को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यानी फ्यूज़न होने से पहले कौन कौन से इवेंट थे, यानी कि मेल गैमिट कैसे बना, फीमेल गैमिट कैसे बना, मेल गैमिट कहाँ बना, फीमेल गैमिट कहाँ बना, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। यानी फ्यूजन से पहले जितने भी इवेंट और स्टेप आते हैं वो पहले हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एक डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन दोनों में क्या डिफरेंट है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। दूसरा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर। देखो कौन कौन सा था। फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या बना जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनेगा बेबी, और बेबीज की पैदाइश होगी, फिर एक नया फ्लावर्स बन जाएगा। तो यानी कि फ्यूज़न के बाद कौन कौन से इवेंट है, कौन कौन से स्टेप हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है हाँ, और अगला पॉइंट 5 पॉइंट देगा इसमें एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। यानी एपोमिक्सिस क्या होता है और पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बातें नहीं है। इस पैराग्राफ में 2 लाइनें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और वो 2 लाइनें मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। एक तो यहाँ पे दिया गया है ऑल फ्लोरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जितने भी फ्लोरिंग प्लांट होते हैं, फ्लोरिंग प्लांट कौन कौन से होते हैं, जिनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। देखिए नीचे अंडरलाइन किया मैंने, एंजियोस्पर्म फ्लोरिंग प्लांट होते हैं। यानी एंजियोस्पर्म के अंदर ही फ्लावर्स आता है क्लियरली। वैसे तो जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स आता है, लेकिन क्लियर जो फ्लावर्स होता है वो एंजियोस्पर्म में आ जाता है। और यहाँ पर एनसाइड के अंदर दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लोरिंग प्लांट के अंदर होता है। तो इस पैराग्राफ में इतनी ही बात है, बाकी और भी कोई हमारे काम की बात नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए अगले सेकंड पैराग्राफ पर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट जो दिया गया है, पहला पॉइंट में पढ़ना है फ्लोरल फैसिनेटिंग ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म, जो कि एनसीईआरटी की पहली हेडिंग है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो एनसीईआरटी क्या करिए, ह्यूमन बींग्स हैव इनिशिएट रिलेशनशिप। यानी जो ह्यूमन लोग, यानी जो इंसान होते हैं, वो अपनी रिलेशनशिप को शो करने के लिए फ्लावर्स का 2 तरीके से यूज़ करते हैं। 2 तरीके से एनसीईआरटी कह रही है, 2 तरीके से। कौन कौन से 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। दूसरा आता है एज अ सिम्बल्स, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है। ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और सिम्बल्स कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी दिया गया है। यहाँ पे एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चर वैल्यू। यानी कि जिस एरिया में वो इंसान रहते हैं उस एरिया के अंदर अपनी कल्चर वैल्यू के लिए, सोशल रिलीजियस के लिए, यानी इस सारी चीज़ों के लिए एक एज अ ऑब्जेक्ट फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। दूसरा आता है एज अ सिम्बल्स। अब सिम्बल्स कौन सी, कन्वेइंग इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। यानी जो ह्यूमन्स होते हैं, सिंबल, देखो ऑब्जेक्ट की बात होगी तब एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, कल्चर वैल्यू की बात होगी। एक तरीके से ऑब्जेक्ट की बात होगी तो कल्चर वैल्यू, और जब सिंबल्स की बात होगी तो फीलिंग्स के ऊपर बात होगी। सिंबल्स किस किस के लिए, ह्यूमन फीलिंग्स। अब फीलिंग्स कौन कौन सी है, एज अ लव, एक यानी अपने जो इंसान किसी से लव करता है तो अपने लव को शो करने के लिए, प्रपोज करने के लिए फ्लावर्स का यूज़ करता है। एज अ अफेक्शन, अफेक्शन के लिए फ्लावर्स का यूज़ करता है। एज अ हैपनिंग, यानी जो अपनी खुशी है उसको, यानी उसको जाहिर करने के लिए अपनी मतलब फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। एज ए ग्रीफ एंड मीरूम, यानी इस तरीके से सारी फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में इतनी बात थी। अब आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के यहाँ पे डायग्राम दिया गया, एनसीईआरटी के डायग्राम को हम बाद में देखेंगे, पहले इस डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं। लेकिन ये फिर भी यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर आपको 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहली चीज़ आती है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 चीज़ आनी है। एक तो एंथर दिख रहा है यहाँ पे, एंथर, और दूसरा आता है यहाँ पे फिलामेंट। ठीक है, ये मैंने आपको ग्रीन कलर से बनाया है और दूसरा मैं आपको ब्लू कलर से बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये हो गया स्टिग्मा, एंथर एंड पेटल। ये पेटल को मैं अलग अलग कलर से बनाता हूँ। ठीक है, येलो से बना देता हूँ। ये हो गया पेटल। देखो जो भी यहाँ पे ये जो है एंथर एंड फिलामेंट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और स्टिग्मा, स्टाइल एंड यहाँ पे एक होती है ओवरी। नीचे से यहाँ पे दिखा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ ओवरी। यहाँ पे ओवरी होती है, ये स्टिग्मा होती है, ये सॉरी ये स्टाइल होती है, और ये स्टिग्मा होती है। ये तीनों जो पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं।
और यहाँ पे जो है ये एंथर है, और ये जिस पे रुका है एंथर जिसके ऊपर रखा है ये फिलामेंट कहते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। और ये जो आपको वाइट यानी येलो कलर का जो पूरा दिख रहा है जिसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बना है ये पूरा, ये पेटल है जो कि एक एसेसरी ऑर्गन होता है, यानी कि ना तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, ना ही मेल का, ये एक एसेसरी ऑर्गन है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लावर्स, यहाँ पे कुछ बन गए द बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स एंड मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जो फ्लावर्स है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक साइट है। तो यानी हम जो हैं, हम भी एक ऑब्जेक्ट है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, हम भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, फ्लावर्स भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। तो एंसर ये कह रही है कि एक फ्लावर्स एक साइट यानी एक प्रोडक्ट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब यहाँ पे एनसीईआरटी आके कुछ बात करती है, यानी ये पॉइंट हमारे काम की नहीं है। कह रहा है कि पिछले एनसीईआरटी में, पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हो। अब क्या पढ़ चुके हो एनसीईआरटी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है, कैन यू नेम द टू पार्ट्स, यानी कि आप फ्लावर्स के उन दो पार्ट्स के नाम जानते हो, किस किस के, विच जो टू मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो फीमेल के दो पार्ट होते हैं जो भाग लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं फ्लावर्स के दो पार्ट। कौन कौन से दो पार्ट है, क्या आप उनके नाम जानते हो? तो हम जानते हैं, एक होता है एंड्रोसियम और दूसरा होता है गाइनोसियम। एक कौन सा होता है, एंड्रोसियम, एक होता है गाइनोसियम। जो एंड्रोसियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, गाइनोसियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और अगले जो पैराग्राफ आ रहा है यहाँ पे, दूसरा वाला पैराग्राफ जो आ रहा है, इसमें यही बात हम करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, स्ट्रक्चर एंड इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या कौन कौन से स्टेप हो रहे हैं, वो सारे स्टेप हम अब एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर। जब आप प्लांट के ऊपर एक एक्चुअल फ्लावर्स देखते हो, यानी प्लांट को आप देखोगे तो प्लांट पर भी एक फ्लावर दिखाई देता है, तो फ्लावर कैसे बना, फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी यहाँ पे क्वेश्चन एक तरीके से क्वेश्चन कर रही है। और आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। क्या कर रहा है, द डिसीजन, यानी जब प्लांट जो है डिसीजन करता है किसके लिए, फ्लावर्स शो करने के लिए, फ्लावर्स यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जब प्लांट डिसीजन करता है तो क्या क्या उसके अंदर चेंजेस होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं उसके अंदर होती हैं। तो यहाँ पे देखा गया द सेरेब्रल हार्मोनल चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी कुछ हार्मोन प्लांट के अंदर हार्मोन होते हैं तो कुछ हार्मोनल चेंजेस आएंगे और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। और फिर क्या होगा, इनिशिएट, तो प्लांट इनिशिएट करेगा एंड डिफ्रेंशिएशन, और प्लांट डिफ्रेंशिएट होगा। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है मैच्योर होना, एक यानी बालिग मैच्योर होना। पहले प्लांट क्या करेगा, डिसीजन करेगा कि फ्लावर्स उसे लाना है, उसके बाद क्या करेगा, स्ट्रक्चर एंड हार्मोनस चेंज होंगे, फिर इनिशिएट करेगा, इनिशिएट करके फिर डिफ्रेंशिएट करेगा यानी मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद क्या होगा, डेवलप करेगा किस चीज़ का, द फ्लोरल प्रोमोडियम प्रीमोडियम, फ्लोरा प्रीमोडियम डेवलप, यानी प्लांट के ऊपर सबसे पहले फ्लोरल प्रीमोडियम आएंगे, इसके बाद आएगी यहाँ पे द फ्लोरल बड्स विच, एक फ्लोरल बड्स आएगी और फ्लोरल बड्स कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, फ्लावर्स के अंदर। यहाँ तक हमारी बात होगी। ठीक है, क्या क्या पॉइंट हो रहे हैं, प्लांट पहले डिसीजन लेगा किस बात का डिसीजन, फ्लावर लाने के लिए। उसके अंदर फिर क्या होगा, सबसे पहले हार्मोनल चेंजेस आएंगे, फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, फिर क्या होगा, इनिशिएट करेगा और उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करेगा, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या करेगा, फ्लोरल प्रीमोडियम आएंगे, उसके बाद फ्लोरल बड्स आएंगे और उसके बाद जनरली फ्लावर्स आ जाता है उसको प्लांट के ऊपर। इतनी पॉइंट यहाँ तक हो गई। अब यहाँ से सेकंड हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है द फ्लावर के पास दो पार्ट होते हैं, एक मेल एंड फीमेल। फ्लावर्स के पास दो पार्ट होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, जो कि अभी मैंने आपको पहले एक डायग्राम में दिखाया गया। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं, एक होता है एंड्रोसियम, ठीक है, और दूसरा होता है गाइनोसियम। एक एंड्रोसियम एक गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यहाँ पे देखा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोसियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जो एंड्रोसियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को शो रिप्रेजेंट करता है, और जो गाइनोसियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को शो करता है। ठीक है, यहाँ पे इतनी बात होंगी। अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे देखा स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पोलन ग्रेन। ठीक है, यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हेडिंग में आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ पे जो हेडिंग आपको दी गई है यहाँ पे बना के एनसीईआरटी ने जो हेडिंग आपको बना के दी है, सबसे पहले क्या आ रहा है, स्टेमन, सबसे पहले क्या आ रहा है स्टेमन, फिर माइक्रोस्पोरेंजिया और फिर पोलन ग्रेन। ठीक है, देखो होता क्या है, सबसे पहले क्या है ये स्टेमन, एक जनरली मैं आपको बताऊँ ये स्टेमन हो गया। स्टेमन के अंदर क्या होगा, स्टेमन के अंदर यहाँ पे हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया, स्टेमन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आता है पोलन ग्रेन, यहाँ पे पोलन ग्रेन।
ये इसके अंदर पॉलन ग्रेन है। सबसे पहले क्या है, बाहर स्टेमन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन, और एनसीईआरटी ने अपने हेडिंग के अंदर ही यहाँ पे शो करके दिखा दिया है कि यानी हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, स्टेमन पढ़ना है, स्टेमन के बाद माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ना है, और पॉलन ग्रेन फिर कैसे बनते हैं ये पढ़ना है। यहाँ पे इस डायग्राम देखते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे शो की गई है। देखो यहाँ पे जो यहाँ पे ऊपर जो पार्ट है, यहाँ पे टिप पे बिल्कुल, ये एंथर है, और यहाँ जो पार्ट आ रहा है ये वाला, ये फिलामेंट है, और ये जो पार्ट है ये बेस है, ये थैलमस, इसको थैलमस कहते हैं। ये बेस में बिल्कुल थैलमस है, ये फिलामेंट है, और ये ऊपर एंथर है। तो चलिए पैराग्राफ में अंदर एनसीईआरटी ने क्या क्या दिया है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला था द शो द टू पार्ट एंड टिपिकल, यानी जो स्टेमन है, स्टेमन के पास दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टाल्क कॉल्ड फिलामेंट। एक लॉन्ग पार्ट होता है, लंबा, यानी कि ये मैं आपको यहाँ पे बना दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये यहाँ पे हमारा एंथर हो गया, ठीक है, ये फिलामेंट हो गया, और ये थैलमस हो गया। ये यहाँ पे थैलमस हो गया, और ये फिलामेंट है, और यहाँ पे ये एंथर है। ठीक है, देखिए लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पार्ट, एक लॉन्ग होगा यानी लंबा, और सिलेंड्रिकल यानी गोल टाइप का, सिलेंड्रिकल टाइप का, जिसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। और दूसरा क्या है, द टर्मिनल जर्नली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर, यानी एक जर्नली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से होता है बाइलोब्ड। यहाँ पे देखो ये इस तरीके से, एक लोब ये हो गया और एक ये लोब ये हो गया, यानी दो लोब हैं, एक लोब ये है और एक लोब ये है, दो लोब है यहाँ पे। तो बाइलोब्ड होता है, दो लोब यानी बाइलोब्ड। तो बाइलोब्ड जो स्ट्रक्चर होता है जनरली कहाँ पे होता है, टर्मिनल पार्ट पे, ऊपर टिप पे, टर्मिनल पार्ट पे, इसको हम एंथर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट द इज अटैच टू द थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर्स। फ्लावर्स के पेटल और थैलमस से, ये वाला पार्ट क्या था वो मैंने आपको बना के दिखाया था। ये वाला पार्ट क्या है, ये थैलमस है, और ये फिलामेंट, और ये एंथर है। तो थैलमस पे और पेटल पे, यानी थैलमस और पेटल एक ही पोजीशन पे होते हैं, दोनों पास सेम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने थैलमस बनाया, पेटल भी यहीं पे होगा। तो थैलमस के और पेटल के पास में कौन सा पार्ट है, फिलामेंट, और दूर कौन सा है, एंथर। तो पास का मतलब होता है प्रोक्सिमल, दूर का मतलब होता है डिस्टल। डिस्टल मतलब दूर, प्रोक्सिमल मतलब पास। तो यहाँ पे यही एनसीईआरटी कह रही है, द प्रोक्सिमल पार्ट, यानी प्रोक्सिमल जो पार्ट पास में होता है, कौन सा होता है, अटैच टू द थैलमस, उसको कौन सा पार्ट है, फिलामेंट। यानी थैलमस से जो पार्ट अटैच होता है, प्रोक्सिमल होता है, पास में होता है, वो फिलामेंट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन, क्या करें, द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन वेरिएबल इन द फ्लोरल डिफरेंशिएट स्पीसीज, यानी कोई फ्लावर, किसी फ्लावर के पास बहुत सारी फिलामेंट होती हैं, और बहुत सारी मतलब उसकी लेंथ जो होती है वेरिएबल होती है। किसी में लेंथ छोटी होती है, किसी में लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और किसी में एक ही फिलामेंट होती है, किसी में बहुत सारी फिलामेंट होती हैं। यानी ये जैसे फ्लावर जिस स्पीसीज़ का है वो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, if you were to collect the stamen each from the flowers each differentiate species and arrange to the slide, you would the able appreciate the large variation is seen in nature। इसका कहने का मतलब है कि जब आप फ्लावर्स से, जब फ्लावर्स को देखते हो तो जैसे मतलब कोई कंडीशन है, कहीं पे ठंडा मौसम है, कहीं पे गर्म मौसम है, तो हर मौसम के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, जैसा इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। किसी में कुछ, किसी में, हर फ्लावर्स में वेरिएशन होगा। तो ये पॉइंट आपको ज़्यादा याद नहीं रखना। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर को डिसीजन माइक्रोस्कोपी मेकिंग नीट डायग्राम एंड इसीसेड रेंज शेप एंड अटैचमेंट एंथर एंड डिफरेंशिएट। एंथर मतलब यहाँ पे कहने मतलब है कि जो एंथर होता है ना, एंथर और फिलामेंट थैलमस से अटैच होती हैं। तो हर फ्लावर के अंदर डिफरेंस तरीके से, हर फ्लावर के अंदर अलग अलग तरीके से डिफरेंस एंथर का अटैचमेंट, फ्लावर से अटैचमेंट अलग होता है, हर इन्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तो अब जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ यहाँ पे। द टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज़ बाइलोब्ड, हम ये पहले ही दे चुके हैं कि एंथर बाइलोब्ड होता है। ठीक है, एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। और कैसा होता है, द डाई हैविंग, यहाँ ईच लोब हैविंग टू थीका, जो एक लोब होता है, एक लोब के पास दो थीका होती हैं, और एक लोब में दो थीका और दूसरे लोब में दो थीका, तो कितनी हो गई, चार थीका हो गई। लेकिन एक लोब में कितनी है, दो थीका। अब देखो एक एंथर में तो चार थीका है, लेकिन एक लोब में कितनी है, तो दो थीका होती हैं। तो दो का मतलब डाई, दो का मतलब बाई भी होता है और डाई भी होता है। ठीक है, लेकिन जब लोब की बात आई तो बाई कहेंगे, और थीका की बात हुई तो डाई कहेंगे, ताकि मतलब सेम ना हो, अलग हो जाए, कन्फ्यूज ना हो। तो डाईथीकस होता है, एक लोब में दो थीका होती है, इसलिए हम डाईथीकस कहते हैं। ऑफ्टन ए लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, जब आप जो थीका होती है उसको लेंथ वाइज देखोगे तब आपको दिखाई देंगे कि वहाँ पे दो थीका हैं। लेटस अंडरगोज द वेरियस टाइप्स ऑफ द टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन
ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। जब एंथर को आप ट्रांसफर सेक्शन काट के देखोगे तब आपको दिखाई देगा कि एंथर के अंदर कितनी स्लाइड हैं, कितने लोब हैं और उसके अंदर कितनी स्पोरेंजिया, कितनी थीका हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बात हुई। द बाइलोब नेचर ऑफ द एंथर इज़ वेरी डिस्ट्रिक्टिव ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। द एंथर इज़ ए 4 साइड tetragonal structure consist 4 microsporangia located as the corner and 2 in each lobe। देखो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि जनरली जो मैकेनिज्म हो रही है वो हो कहाँ रही है और किस तरीके से हो रही है। तो यहाँ पे देखो मैं एंथर आपको बना के दिखा रहा हूँ। जो एंथर होता है वो जनरली इस तरीके से बाइलोब्ड होता है। यहाँ पे एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया, यानी 2 लोब हैं। अब जब हम इस एंथर को इस तरीके से कट करके देखते हैं तो हमको इसमें 2 लोब दिखाई देते हैं। देखो एक तो लोब ये हो गया ऐसे करके यहाँ पे दिखाई दिया और दूसरा लोब यहाँ पे इस तरीके से, यानी बाइलोब्ड ये एंथर हो गया। यहाँ पे इस तरीके से हम कट करेंगे तो एक लोब इधर आ जाता है ये वाला और एक लोब इधर आ जाता है। लेकिन ध्यान से देखिए एक लोब में 2 थीका हैं, एक लोब में 2 थीका हैं, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, एक ये हो गई। यानी एक लोब, यानी एक एंथर में 2 लोब और एक लोब के अंदर 2 थीका, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो मैं आपको थीका यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको, मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ। एक थीका यहाँ पे ये हो गई, एक थीका यहाँ पे ये होगी, ठीक है। और एक थीका यहाँ पे है और एक थीका यहाँ पे है। एक लोब के अंदर कितनी है? 2 थीका है, ठीक है। अब एक थीका के अंदर एक स्पोरेंजिया होती है। अब स्पोरेंजिया को मैं आपको यहाँ पे वाइट से दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। ये यहाँ पे एक स्पोरेंजिया ये हो गई, एक स्पोरेंजिया ये है और एक स्पोरेंजिया ये और एक स्पोरेंजिया ये। यानी एक एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं, एक लोब ये और एक लोब ये। और एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, एक थीका ये होगी, एक थीका ये होगी, जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है ना। और इसमें एक थीका एक थीका ये, और जो वाइट कलर से बनानी ये स्पोरेंजिया होगी। यानी एक एंथर के अंदर जाओगे तो 2 लोब के अंदर थीका के अंदर स्पोरेंजिया, ठीक है। तो जनरली मैकेनिज्म ये होता है। तो पॉइंट आपको याद रखनी है। यानी एंथर कितना होंगे? 1, ठीक है। एक एंथर के अंदर कितने होंगे? 2 थीका होंगे, यानी 2 लोब होंगे और 2 लोब के अंदर 4 थीका होंगे और 4 थीका के अंदर ही 4 स्पोरेंजिया होंगी। आपको याद रखना है ये नंबर, ठीक है। एक एंथर के अंदर 2 लोब, 2 लोब के अंदर 4 थीका, 4 थीका के अंदर 4 स्पोरेंजिया। तो चलिए एनसाइड की तरफ वापस चलते हैं। तो एनसाइड के पेज में वापस आ चुके हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से। अब सबसे पहले क्या होता है? एंथर के अंदर बाइलोब, यानी एक एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं, ठीक है। एक एंथर के अंदर होते हैं 2 लोब होते हैं और एक लोब के अंदर कितनी होती है? 2 थीका होती है, यानी डाइथीकस होता है। बाइलोब्ड होता है एंथर, डाइथीकस होता है। और 2 थीका के अंदर, एक थीका के अंदर एक स्पोरेंजिया, तो थीका कितनी हुई? 4 हो गई। यानी एक लोब के अंदर 2 थीका, तो 2 लोब के अंदर कितनी? 4 थीका और 4 थीका में कितनी होंगी? 4 स्पोरेंजिया होंगी, ठीक है। यहाँ तक ये हमारे पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ तक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम द पोलन सेक। एंथर के अंदर 2 लोब थे, लोब के अंदर एक थीका थी और थीका के अंदर एक स्पोरेंजिया थी, ठीक है। अब ये स्पोरेंजिया, तो एनसीईआरटी कह रही है ये वाली जो स्पोरेंजिया ब्लू कलर से मैंने बनाई है, स्पोरेंजिया डेवलप फर्दर पोलन सेक्स। यानी जो स्पोरेंजिया होती है ये पोलन सेक में कन्वर्ट हो जाती है, अलग एक पोलन सेक में कन्वर्ट हो जाती है। अब पोलन सेक किसे कहते हैं? तो सेक का मतलब जो होता है ना, ये सेक का मतलब होता है कैविटी। सेक का मतलब क्या होता है? कैविटी। सेक का मतलब क्या? कैविटी। और कैविटी का मतलब क्या होता है? यानी ऐसी जगह बीच में जो खाली हो, जो बीच में खाली है। अब ये कैविटी, ये पोलन सेक बन गई। पोलन सेक का मतलब होता है इसके अंदर अब जो पोलन होंगे वो पोलन ग्रेन स्टोर होंगे। पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन स्टोर होते हैं, इसलिए पोलन सेक कौन बना? माइक्रो स्पोरेंजिया डेवलप करके किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोलन सेक में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडनल आर थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर आर पैक्ड विद द पोलन ग्रेन्स। स्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन भी पैक रहते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमें बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। है माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पहले एनसीईआरटी क्या करिए वो पढ़ते हैं, फिर एक डायग्राम बना के देख लेंगे कि जर्नली स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो कहते हैं इन ए ट्रांसफर, जब स्पोरेंजिया को ट्रांसफर सेक्शन काट के देखा, जो कि अभी हमने डायग्राम में काटा था एंथर को, और उसके अंदर क्या क्या था वो सब कुछ देखा था। इसके जब ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया अपीयर नियर सर्कुलर आउटलाइन। यानी जो माइक्रोस्पोरेंजिया को जब काट के देखते हैं तो उसके आउटलाइन सर्कुलर दिखाई देती है। सर्कुलर जनरली लाइन दिखाई देती है। कौन कौन सी होती हैं? जनरली सराउंडेड बाय द 4 वाल, यानी 4 लेयर से सराउंडेड होती है। कितनी लेयर से? 4 लेयर से, ठीक है।
4 लेयर से जो माइक्रोस्पोरेंजिया वो सराउंडेड होती है। कौन कौन सी होती हैं देखो यहाँ पे, एपिडिडाइमस, मैं आपको मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ये 4 लेयर होंगे, ठीक है। एपिडिडाइमस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर एंड टैपिटम, 4 लेयर होती हैं, एपिडिडाइमस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। अब 4 लेयर में क्या क्या काम होता है देखो यहाँ पे एनसीईआरटी आगे बता रही है। आउटर 3 लेयर, जो आउटर 3 लेयर होती है, बाहर वाली 3 जो लेयर होती है कौन कौन सी, एपिडाइमस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये आउटर लेयर है। टैपिटम इनर लेयर है, तो टैपिटम को छोड़ देंगे, आउटर लेयर की बात हो रही है। तो एपिडाइमस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, आउटर जो 3 लेयर होती हैं परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन, द हेल्प इन ए डिसेंस ऑफ एंथर। जो आउटर 3 लेयर होती हैं वो पहले तो एंथर को प्रोटेक्शन का काम करती हैं, और दूसरा फंक्शन क्या है इनका, डिसेंस ऑफ एंथर, यानी जब एंथर फटता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, एंथर से निकलती हैं, तो जो एपिड जो लेयर होती हैं ये लेयर डिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती हैं, यानी एंथर को फटने में हेल्प करती हैं और पोलन ग्रेन को रिलीज करने में हेल्प करती हैं। तो दो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं कि जो आउटर 3 लेयर होती हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के, उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ एंथर, एंथर प्रोटेक्शन करती है। दूसरा क्या है, डिसेंस ऑफ एंथर, यानी एंथर को फटने में हेल्प करती है और पोलन ग्रेन को रिलीज कराते हैं। द इनर मोस्ट वाल, अब कौन सी इनर मोस्ट वाल, कौन सी, टैपिटम, एक लेयर की बात हो रही है, इनर मोस्ट वाल टैपिटम लेयर इज द टैपिटम इज नोरिशिंग द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, यानी जब पोलन ग्रेन डेवलप होता है ना, पोलन ग्रेन बनेगा डेवलप होगा तो उसे एनर्जी चाहिए, तो जो टैपिटम लेयर होती है ये पोलन ग्रेन को एनर्जी देती है ताकि वो एनर्जी का यूज़ करके डेवलप और एक क्लियरली पोलन ग्रेन बन सके। सेल्स ऑफ द टैपिटम, यानी जो टैपिटम की सेल्स होती हैं पासेज डेंस साइटोप्लाज्म ऑफ जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। जो टैपिटम होती है इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस में मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर होती है, द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है तो एंथर होमोजेनियसली अरेंज रहता है, होमो का मतलब सिंगल, यानी होमोजेनियसली अरेंज रहता है। द सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू, और उसके अंदर सेल्स भरी होती हैं जिसको स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं, और ये कॉपीज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया। हमने जो माइक्रोस्पोरेंजिया बनाई थी ऐसे करके, एंथर के अंदर थीका, वो एंथर के अंदर थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर भरा होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर भरा होता है, ऐसे करके माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर भरा होता है। द को सेंटर ऑफ ईच माइक्रो, यानी सेंटर पे अंदर, यानी कि सेंटर पे ठीक कौन भरा होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, स्पोरोजेनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, ठीक है, ये आपको समझ लेते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया तो क्या है, ये देखो एक एंथर होता है ऐसे करके, एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है जनरली, एक लोब ये हो गया एंथर के अंदर और एक लोब ये हो गया, ये मियोटिक डिवीज़न करके, ठीक है, कौन सा, मियोटिक डिवीज़न करके, ठीक है, कौन सा, मियोटिक डिवीज़न करके। देखो एनसीईआरटी कह रही है एज, देखो ये पॉइंट देखो एनसीईआरटी में भी लिखा है, द एंथर डेवलप्स सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगोज मियोटिक डिवीज़न करके, सॉरी मैंने माइटोटिक लिखा है, यहाँ पे मियोटिक डिवीज़न है, सही है, मियोटिक ही लिखा है मैंने भी, थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, सॉरी, मियोटिक डिवीज़न करके, कौन सा, मियोटिक डिवीज़न करके। टू फॉर्म्स माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी एक एंथर के अंदर जो सेल्स होती हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, कौन सा, ये वाला स्पोरोजेनस टिश्यू, ये वाली सेल्स माइटोटिक डिवीज़न करके 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती हैं, 1 2 3 4 माइक्रोस्पोर बनाती हैं। एक स्पोरोजेनस टिश्यू की जो सेल्स होती है एक सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाती है, कितनी, 4 माइक्रोस्पोर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, किससे, मियोटिक डिवीज़न, ना कि माइटोटिक। देखो 2 डिवीज़न होती है, एक माइटोटिक एक मियोटिक, तो माइटोटिक नहीं होता है, ये मियोटिक डिवीज़न है। देखो माइटोटिक में जो, देखो यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ये कैसा होता है, 2n होता है, डिप्लॉयड होता है 2n, लेकिन जो स्पोर बनते हैं वो n होते हैं, सब के सब स्पोर n होंगे, जितने भी स्पोर होंगे सब n बनेंगे और हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि n का मतलब होता है हैप्लॉइड और 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है वो डिप्लॉइड होता है और स्पोर जो बनते हैं हैप्लॉइड बनते हैं, क्यों, क्योंकि मियोटिक डिवीज़न हो रही है। मियोटिक डिवीज़न का होता है रिडक्शन डिवीज़न, मियोटिक डिवीज़न का मतलब क्या होता है, रिडक्शन डिवीज़न, यानी कि जो 2n है वो आधा बट जाएगा, n में हो जाएगा, 2n आधा। अगर यहीं पे मियोटिक के बजाय माइटोटिक डिवीज़न होता, माइटोटिक, देखो मियोटिक
और दूसरा माइटोटिक। अगर माइटोटिक डिवीजन होता है तो 2n ही रहता है, n नहीं होता। माइटोटिक डिवीजन में जो न्यूक्लियस होता है वो सेम रहता है, n 2n का 2n ही रहेगा। लेकिन मियोटिक डिवीजन में आधा हो जाता है, यानी 2n से n हो गया, ठीक है। इतनी बात है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिश्यू। एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनेसिस टिश्यू कैपेबल गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, जो माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू होता है उसके स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टिश्यू भरे हुए हैं। जब मैं ब्लू कलर से आपको बना के दिखा रहा हूँ एक ऐसे करके, ठीक है। बहुत सारे टिश्यू बने हुए हैं, बहुत सारी सेल्स हैं। एक स्पोरोजेनस टिश्यू है और इसके अंदर बहुत सारी सेल्स भरे हुई होती हैं। इसकी हर एक सेल जितनी भी सेल, हर एक सेल कैपेबल होती है, यानी कैपेबल होती है, तैयार रहती है गिव राइज, यानी प्रोड्यूस करने के लिए क्या, 4 माइक्रोस्पोर। हर एक सेल 4 माइक्रोस्पोर बना सकती है, किसकी, स्पोरोजेनस टिश्यू की, ठीक है। ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो स्पोरोजेनस टिश्यू होती है, इसकी जो सेल हैं, इन सेल्स को माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इस सेल से क्या बनना है, स्पोर बनना है 4, तो इससे प्रोड्यूस ही तो हुए ना, तो इस तरीके से इसने मदर का काम किया, तो इसलिए इसको मदर भी कहते हैं, किसकी, माइक्रोस्पोर। तो अगर फीमेल की बात हो तो यहाँ पे मेगा स्पोर होता, मेगा स्पोर मदर सेल। लेकिन मेल की बात आई तो माइक्रो, मेगा मतलब फीमेल और माइक्रो मतलब मेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द पोलन मदर सेल्स थ्रू मियोसिस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक्चुअली क्या होती है, यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी में एक डायग्राम लिख के दिया गया। देखो एक्चुअली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, ठीक है। कहाँ से, द फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे आपकी ख़त्म होती है। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन, यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना किससे, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोलन मदर सेल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि माइक्रो मतलब मेल के लिए और पोलन मतलब मेल गैमेट। तो पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना किसके द्वारा, मियोसिस डिवीजन के द्वारा, क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ सेल्स, द माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसके अंदर क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा। जो क्लस्टर यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, यानी बहुत सारा गुच्छा इकट्ठा बना हुआ। तो इसके अंदर बहुत सेल्स का गुच्छा होता है और वो हर सेल्स माइक्रोस्पोर बना सकती है, ठीक है। एज द एंथर मैच्योर डिहाइड्रेट, जब एंथर मैच्योर होता है तो डिहाइड्रेट करता है। द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर द डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। जो माइक्रोस्पोर होता है, ईच अदर, इसका मतलब प्रत्येक माइक्रोस्पोर, जितने माइक्रोस्पोर होते हैं सब कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, पोलन ग्रेन में। हर एक माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोलन ग्रेन में, ठीक है। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरेबल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर थाउजेंड्स मतलब हज़ारों माइक्रोस्पोर होते हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हज़ारों माइक्रोस्पोर बनते हैं या पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। बात एक ही है। आर फॉर्म दैट द रिलीज विद डिहेसेंस ऑफ एंथर, और जब एंथर के डिहेसेंस होता है तब ये रिलीज हो जाते हैं, यानी एंथर से बाहर निकल जाते हैं। डिहेसेंस कौन करती है, अभी एनसीईआरटी में अभी पीछे बताया था कौन करती है, बाहर की जो 3 लेयर होती हैं, एपिडाइमस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, ये 3 लेयर डिहेसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करते हैं, एंथर को फटने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आगे पॉइंट आता है पोलन ग्रेन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।